हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आज हम लास्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मतलब थ्योरी का लास्ट टॉपिक है वो करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी पावर बूस्टर क्लास को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर लास्ट क्लास क्या था? लास्ट तक हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया का फाइलम कॉर्डेटा का भी सब फाइलम वर्टिब्रेटा की 5 क्लासेस को पढ़ लिया था। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना। नामकरण मतलब सीरियल नहीं, नामकरण नाम देना। जैसे किसी का नाम आशीष है, किसी का नाम जूही है, या मेरा नाम मीतू है, किसी का नाम शशांक है, किसी का नाम केकिन है, किसी का नाम विनीत है, किसी का नाम विशाल है, किसी का नाम उमंग है। तो उस हिसाब से आपके पास, आप एक ऑर्गेनिज्म हो, आपके पास एक स्पेसिफिक नाम है। ठीक है, पर अब अगर मैं कहूं कि मैंने अपना नाम डॉक्टर मीतू बता दिया, चलो मेरा नाम तो फिर भी स्पेसिफिक है डॉक्टर मीतू, एक हिंदी समझने वाले को भी समझ में आ जाएगा, या एक हिंदी वाले को भी हो सकता है कि कोई मलयालम बोल रहा हो उसको समझ में नहीं आएगी डॉक्टर मीतू क्या बोले। एज तो डॉक्टर मीतू इंग्लिश टर्म है, इंग्लिश इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज, तो सबको समझ में आएगा। अब अगर मैं बोलूं कि कैट है, कैट है, अब कैट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में कैट को कुछ और बोलते हो, या जापान में कुछ और बोलते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम या नॉमेनक्लेचर इस तरीके से रखना पड़ेगा कि एक तो इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एज वेल एज इट इज यूनिवर्सली अंडरस्टेबल। एक्सेप्ट भी हो कि नाम अच्छा है, सरल रख सकते हैं, और अंडरस्टूड भी हो कि वो नाम बोलने के बाद आपको समझ में आ जाए कि व्हाट ऑर्गेनिज्म वी आर गोइंग टू डिस्कस, मैं किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रही हूं। तो क्लासिफिकेशन क्यों नीड है? बिकॉज वी हैव डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इन डाइवर्सिटी में मैं इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का ऐसे एक एक करके नाम नहीं याद रख सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा। मान लो मैंने क्लासीफाई भी कर दिया, मैंने उनको हर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अपने हिसाब से ग्रुपिंग में डाल दिया, लेकिन आपने ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप या डी ग्रुप भी बनाया, तो उसके अंदर जो मेंबर्स आप डालोगे उसके बारे में आपको पता तो होना। ये थोड़ी बोलोगे मेंबर नंबर 1 ऑफ ए ग्रुप, मेंबर नंबर 2 ऑफ बी ए ग्रुप। अब उसी तरीके से अगर आप बी ग्रुप की बात करोगे तो वो भी मेंबर नंबर 1 ऑफ बी ग्रुप हो जाएगा। तो मेंबर नंबर 1 और मेंबर नंबर 1 एक ही जैसे हो गए ना, तो आपको ही कंफ्यूजन होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतना स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा कि वो एक तो यूनिक हो, उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो और एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब नेम कैसा होना चाहिए? नेमिंग शुड बी इजी, सिंपल। मतलब इतना टफ नाम भी मत दे दो कि समझ में ही नहीं आए या याद ही नहीं हो। ठीक है, यूनिवर्सली मतलब वर्ल्ड वाइड, इट शुड बी एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड यूनिवर्सली अंडरस्टैंडेबल। समझ में आएगा तभी तो एक्सेप्ट करोगे। अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, क्यों जरूरत है हमें नाम देने की? Why do we name an organism? Why do we name an organism? क्या जरूरत है उसका नाम देने की? देखो, हम एक हियरार्की फॉलो कर रहे हैं डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए। हियरार्की मतलब क्या होता है? किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर उसके अंदर उसकी क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस और स्पीशीज आती है। ठीक है, आप बोलोगे कि अगर आपको इस फॉर्म में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है, तो चलो क्लासिफाई तो कर दिया, एनिमेलिया है, उसके अंदर आपका कॉर्डेटा है, उसमें मेमेलिया डाल दिया, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ले लो।
ठीक है। पर आपको अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजी नाम देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एनिमेलिया ढूंढोगे, ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर उसके अंदर कॉर्डेटा ढूंढोगे, फिर कॉर्डेटा में आप मेमेलिया ढूंढोगे। अब मैमल्स में भी कौन सा, कैट का, डॉग का, ह्यूमंस का, रैट का, रैबिट का, किसका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा, एक साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म को कि पर्टिकुलर अगर वो ऑर्गेनिज्म में उठा लेती हूं, चाहे वो किसी भी किंगडम का हो, किसी भी फाइलम का हो, वॉट एवर द क्लास ऑर्डर फैमिली इट इज फॉलोइंग, वॉट एवर द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज, वो ऑर्गेनिज्म मैं पिक करती हूं तो उसका ऐसा साइंटिफिक नेम दूं जो कि ये क्राइटेरियाज को तो सेटिस्फाई करे कि भाई इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली अंडरस्टेबल होना चाहिए। पर अगर मैं सबको मिक्स करके एक ऐसा साइंटिफिक नेम दे दूं, एक ऐसा साइंटिफिक नेम दे दूं जो कि सबके लिए अप्लाई हो जाए, जो कि सबके लिए क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। जैसे अब चलो एक काम करती हूं, मैं धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करती हूं, फिर मैं आपको नेमिंग बताऊंगी, उस एग्जाम्पल से ज्यादा समझोगे। अभी तक मैंने आपको कितना पढ़ाया स्टूडेंट, समझ में आया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमारे पास हायरार्की है, उस हायरार्की के अंदर भी हर ऑर्गेनिज्म की अपनी हायरार्की होगी, सबका अपना किंगडम होगा, फिर फाइलम आएगा, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सब चीजें आएंगी। लेकिन उस ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो कि इजी होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली अंडरस्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। व्हाई डू वी नीड एन ऑर्गेनिज्म, लेट्स डाउन। एवरी ऑर्गेनिज्म should be awarded मतलब कि अगर आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई चीज आपने जीती है या कोई भी चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी ना, क्योंकि वो आप ही नहीं जीती है, इसका थोड़ी मतलब आप दूसरों के साथ शेयर कर लोगे। तो जो भी साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म को मिलेगा वो उसके लिए पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफिक होगा, वो शेयर नहीं करेगा। तो एवरी ऑर्गेनिज्म शुड बी अवॉर्डेड विथ अ पर्टिकुलर मतलब जो सिर्फ उसी के लिए बना होना चाहिए, डोंट शेयर दैट नेम विथ एनीवन, विथ अ पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम, विथ अ पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब देखो ये क्लासिफिकेशन अपन ने कैसे कैसे पढ़ा था, पहला था किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज। समझ लो ये ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड मैं बात कर रही हूं, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड मैं बात कर रही हूं। अब अगर मैं इनकी स्टार्ट करूं, किंगडम क्या है, एनिमेलिया, मैंने दोनों को कंबाइनली बता दिया, आप तो कॉम्बिनेशन में बस देखते चलो। फाइलम, कॉर्डेटा, उसमें अगर स्पेसिफिकली भी लिख दूं मैं तो क्या होगा, वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा, ठीक है। क्लास में मेमेलिया, इसका ऑर्डर आता है प्राइमेट्स। स्टूडेंट्स क्लास के बाद जो ऑर्डर फैमिली है वो अभी आपके 9th के सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसे एक एग्जाम्पल लेके आप इसको सिर्फ दिमाग में बिठा लो। फैमिली आती है होमिनिडे, फैमिली आती है होमिनिडे, इसको मत याद करो, सिर्फ सुन लो, समझ लो। जीनस आता है होमो, जीनस आता है होमो, और स्पीशीज आती है सेपियंस। समझ आया? अब क्या है देखो, अब किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक लिखना होगा
तो ये सारा थोड़ी लिखेंगे। तेरा नाम क्या है? एनिमेलिया, वर्टिब्रेटा, मेमेलिया, प्राइमेट, होमिनिड, होमोसेपियंस। आप इतना लंबा नाम थोड़ी लोगे किसी का। वो अगर इतना लंबा नाम ले दूंगी, ये क्राइटेरिया भी फेल हो गया। इजी तो है ही नहीं, सिंपल भी नहीं होगा। जो चीज सिंपल लेगी, क्यों पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी? समझ में ही नहीं आ रही, वो बोलेगी नहीं आप तो हटाओ, नहीं याद हो रहा। हम तो बोलेंगे आदमी है, आदमी औरत है, लड़का लड़की है, फर्क दिख रहा है, हम तो बोल देंगे। नहीं, जरूरी नहीं कि आदमी, अगर आप यहाँ इंडिया में बोल रहे हो तो वो वर्ड आदमी बाहर भी लोगों को समझ में आता होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए सिंपल तरीके से साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला कि जब भी आपको किसी ऑर्गेनिज्म का ऐसा साइंटिफिक नेम देना है जो सबको सुनते से समझ में आ जाए, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी हो जाए और अंडरस्टेबल हो जाए, तो इतना काट दो, सिर्फ जीनस और स्पीशीज लिखो। जीनस एंड स्पीशीज नाम लिखते से ही हम समझ जाएंगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये तो मैंने आपको एनिमल्स के रेस्पेक्ट में लिखाया था, एनिमल्स के रेस्पेक्ट में लिखाया था। अगर मैं प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बताऊं तो पूरा नहीं बताऊंगी स्टूडेंट्स, आपके काम का नहीं है। प्लांट्स में क्या चीज ध्यान रखनी है, किंगडम को आप किंगडम ही लिखोगे बस। फाइलम में, फाइलम को प्लांट्स में डिवीजन लिखते हैं, फाइलम को क्लास में डिवीजन लिखते हैं। जैसे आपने उठा लिया मैंगो का एग्जाम्पल, आपने क्या उठा लिया? मैंगो का एग्जाम्पल। तो मैंगो में किंगडम क्या आ गया? प्लांट, और डिवीजन क्या आ गया उसका? एंजियोस्पर्म। डिवीजन क्या हो गया? एंजियोस्पर्म। सीड अंदर है, सीड क्या है? अंदर है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएं तो क्लास में आएगा डाइकॉट्स। क्लास में क्या आएगा? डाइकॉट्स। ये सब छोड़ दो, काम का नहीं है। अगर आप इसके जीनस और स्पीशीज के बारे में बात करोगे तो जीनस का एग्जाम्पल क्या होता है? मेंजीफेरा, मेंजीफेरा। और स्पीशीज में आती है इंडिका। जैसे ही आपने बोला मेंजीफेरा इंडिका, सामने वाला समझ जाएगा आप मैंगो से रिलेटेड बात कर रहे हो, आप मैंगो से रिलेटेड बात कर रहे हो। अब देखा जाए तो मेंजीफेरा तो कॉमन हो गया मैंगो के लिए, पर स्पीशीज अलग अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लास होती है, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होती है। ठीक है, और फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, और एक जीनस की बहुत सारी स्पीशीज होती है। आम होता है, हर तरीके की जाति का आता है, लंगड़ा आम होता है, दशहरा आम होता है, सब तरीके का आम आता है ना। लेकिन आम का जो एक पर्टिकुलर नेम है, जीनस सबके लिए सेम होगा, मेंजीफेरा, 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 मेंजीफेरा। स्पीशीज अलग होते से नाम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सहूलियत के लिए क्या करा कि आप सिर्फ साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीशीज का नाम उठा लो, और जिस भी ऑर्गेनिज्म को उठा रहे हो तो अगर उस पर्टिकुलर के किंगडम के अंदर, फाइलम के अंदर बात करोगे तो उसका जीनस क्या हो जाएगा? सबके लिए सिमिलर हो जाएगा। सिर्फ अगर स्पीशीज चेंज होती है तो आप स्पीशीज का नाम क्या कर दो? चेंज कर दो। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको नेमिंग के रूल्स बताती हूँ कि एक्चुअली आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना कैसे है। ठीक है, नोट इट डाउन। लिखा स्टूडेंट्स इतना? चलो, मतलब ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियन, होमोसेपियन। और मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, इन विच मेंजीफेरा indicates the genus and indica indicates the species, indica indicates the species। चलो अपन लिखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे इसको? नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज गिवन साइंटिफिकली, मतलब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपने सहूलियत के हिसाब से दे दिया। विच इज गिवन साइंटिफिकली
which is giving scientifically composed of two parts. Composed of two parts. Composed of two parts. कौन से? Genus and species. अब इसको लिखने के लिए बस छोटे छोटे रूल्स ध्यान रखने हैं कि जीनस का नाम पहले आएगा और स्पीशीज का नाम बाद में आएगा. मतलब अगर नेम है तो जीनस उसका प्रीफिक्स हो गया और स्पीशीज क्या हो गया? उसका सफिक्स हो गया. कम्स ऑलवेज फर्स्ट. यू विल नॉट राइट इंडिका मैग्नीफेरा, यू विल ऑलवेज राइट मैंजीफेरा इंडिका. कम्स ऑलवेज फर्स्ट. कम्स ऑलवेज फर्स्ट. ठीक है. स्पीशीज बिहेव एज अ सफिक्स. जैसे मेरा नाम है डॉक्टर मीतू भावनानी, तो डॉक्टर तो चलो एक मेरा डेजिग्नेशन है बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, तो डॉक्टर मीतू एक जीनस टाइप का हो गया और भावनानी क्या हो गया? स्पीशीज हो गया. ठीक है. कम्स ऑलवेज आफ्टर जीनस. कम्स ऑलवेज आफ्टर जीनस. एक और क्या क्या ध्यान रखना है आपको? जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा. जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर में लिखोगे. ठीक है. जीनस नेम started always by capital letter. Always by capital letter. Whereas species name, येलो से लिखती हूं आपको सिमिलैरिटी दिखेगी. started always by small letter. स्मॉल लेटर. अब अगर अपन एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, ह्यूमन बीइंग का लिखेंगे होमोसेपियन, तो स्टार्ट कैसे करोगे? कैपिटल से, फिर आप भले ही स्मॉल में लिखो, लेकिन स्पीशीज का तो नाम ही क्या हो जाएगा? कैपिटल से स्टार्ट होगा. जब भी आप हैंड रिटन साइंटिफिक नेम लिखोगे तो आप जीनस और स्पीशीज दोनों को अंडरलाइन करोगे. क्या करोगे? ड्यूरिंग राइटिंग both the genus and species, both the genus and species should be underlined. आपने क्या है? हैंड रिटन नाम लिखा. ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नाम लिखा होमोसेपियन, पहले जीनस आया फिर स्पीशीज आई. जीनस का पहला नाम कैपिटल से स्टार्ट होगा और स्पीशीज का स्मॉल से स्टार्ट होगा. कैपिटल से स्टार्ट हो गया जीनस, स्मॉल से स्टार्ट हो गया स्पीशीज. हैंड रिटन के टाइम पे आपको दोनों नाम लिख के, दोनों जोड़ने नहीं है, लिखने अलग अलग है, एक साथ नहीं लिखने, अंडरलाइन करने. सो ड्यूरिंग राइटिंग बोथ दी जीनस एंड स्पीशीज नेम शुड बी प्रॉपरली अंडरलाइन, वरना गलत हो जाएगा आपका आंसर, गलत साइंटिफिक नेम हो जाएगा. और प्रिंटिंग के टाइम पे बोथ द नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स. थोड़ा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जाता है इटैलिक्स, बोथ द नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स. ड्यूरिंग प्रिंटिंग both genus and species should be printed in italics. Should be printed in italics. क्या क्या इंपॉर्टेंट था? अंडरलाइन इट स्टूडेंट्स. Should be underlined in italics. ठीक है. तो नॉमेनक्लेचर से क्या समझ में आया? समझ में आ गया? बस आपका इतना ही था. नॉमेनक्लेचर पुट्स एंड ऑफ योर चैप्टर.
ठीक है। थ्योरी में बहुत सारा पढ़ा, मैम इतनी चीजें तो आज तक नहीं पढ़ी, बिकॉज ये चैप्टर है ही बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखना, आपने सब कुछ पढ़ लिया, हर एक ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, छोटे से छोटा कीड़ा पढ़ लिया, इंसेक्ट पढ़ लिया, ठीक है, प्लांट्स पढ़ लिए, एनिमल्स पढ़ लिए। तो आपको नॉमेनक्लेचर का सिग्निफिकेंस समझ में आया। नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव डाइवर्सिफाइड इन सो मेनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट रिमेंबर देयर नेम्स। किसी की कितनी भी मास्टरमाइंड मेमोरी हो, वो एक ना एक नाम तो स्किप करेगा ही। अगर आपने किसी को यूनिवर्सल नाम दे दिया कि भाई तेरे को अगर मैं इस नाम से बोलूंगी दुनिया का हर आदमी समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूं, तो देन इट विल बिकम इजी फॉर ईच एंड एवरीवन। इससे मैंने यूनिवर्सली वर्ड हमेशा लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग एक काम करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाती है और हम इसके जस्ट बाद अभी पावर बूस्टर क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लीजिए आराम से। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो मैंने थ्योरी लिखवाई थी लिख ली थी। हैव यू ऑल कंप्लीटेड नॉमेनक्लेचर प्रॉपरली? चलिए, हमने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी करने के बाद हम हर चैप्टर में एक पावर बूस्टर क्लास उठाते थे। उस पावर बूस्टर क्लास में मैं आपको कुछ बहुत ही खास स्पेशल पॉइंट्स और समरी के बारे में बताऊंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस पावर बूस्टर क्लास। सो यू शुड बूस्ट अप विथ योर ऑल मसल्स एंड योर माइंड। स्टार्ट। सम क्यूरियस फैक्ट। सम क्यूरियस फैक्ट्स मतलब ऐसे फैक्ट्स जो वाकई में आप लोगों को पता होने चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लाइक एनटीएससी, एसटीएसटी। ओके, अमंग ऑल द प्रिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड द डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इज मोर इन द एनिमल्स देन इन प्लांट्स। मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था कि नंबर ऑफ एनिमल्स आपको ज्यादा ही मिलेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स के कंपैरिजन। ओके, in lichens there exists a master and slave symbiotic relationship. देखो, between algae and fungi this is called helotism. This is called helotism. देखो, algae और fungi, algae और fungi, algae किसके अंदर आता है आपका? मोनेरा में। तो उसने क्या किया हुआ है, वो फंगाई के साथ, एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एल्गी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है? लाइकन। कि एल्गी फंगाई के साथ रहता है और फंगाई भी एल्गी के साथ रहता है और दोनों आपस में मिलके रहते हैं, चाहे वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं, पर हार्म कभी भी नहीं पहुंचाएंगे। बस इस रिलेशनशिप में आपको क्या देखना है कि एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उसमें एक तो मास्टर की फॉर्म में काम कर रहा है और एक स्लेव की फॉर्म में काम कर रहा है। मतलब एक तो डोमिनेंट है, मैंने जो कहा है वही होगा, और स्लेव वो होगा जो ऑर्डर मानेगा। मास्टर ने ऑर्डर दिया और स्लेव ने क्या कर लिया? ऑर्डर को मान लिया। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला है? हेलोटिज्म। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोला है? हेलोटिज्म। Here the partnership is evidently at the expense of the algae. At the expense of the algae. आप मुझे एक बात बताओ, कौन इसमें मास्टर होगा? एल्गी होगा या फंगाई होगा? एल्गी ऑटोट्रॉफिक है और फंगाई हिटेरोट्रॉफिक है। जो खाना बना रहा है ना वो डोमिनेंट होगा। आज की तारीख में अगर आप अपने आप को भी कंपेयर करो, आपको खाना नहीं बनाना आता और आपके किसी पार्टनर को, रूम पार्टनर को खाना बनाना आता है और आपको भूख लगेगी ना, तो आप उसके पीछे पीछे भागोगे, प्लीज कुछ बना दे, प्लीज कुछ बना दे, प्लीज कुछ बना दे। तो वो क्या करेगा? वो मास्टर हो जाएगा कि ठीक है जैसा बनाऊंगा वैसा खाना पड़ेगा, खाना कितना भी रद्दड़ी बनाए वो। लेकिन आप स्लेव हो गए क्योंकि आपको वो चीज नहीं आ रही है। एल्गी क्या कर रहा है? खाना खुद बनाता है और वो बनाया हुआ खाना फंगाई को देता है। इंस्टीट फंगाई क्या कर रहा है? उसको एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है वो उसको कुछ रॉ मटेरियल भी दे रहा होगा। भले ही आप सब्जियां अपने दोस्त को लाके दे दो, लेकिन फिर भी जो खाना बनाएगा ना वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो एल्गी इज अ मास्टर एंड फंजाई इज अ स्लेव। स्फेगनम, peat moss had been used to replace absorbent cotton for dressing wound in Second World War, so it is called cotton moss. मॉसेस क्या थे? मॉसेस एक तरीके से फंगाई थे। जनरली फंगाई क्या होते हैं? मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। जनरली मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं। तो एक मॉस है जिसका नाम है पीट मॉस, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्फेगनम। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्फेगनम।
ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कॉटन चली जाती थी, कॉटन जैसे अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा आपके सैनिक घायल हो गए हैं, तो अगर कॉटन अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने पीट मॉस फैगनन को भी एज अ मेडिकेशन में यूज किया है। ठीक है। 75% of the existing animal life is contributed by insect. क्या लिखा है मैंने? 75% of the existing animal life is contributed to by insect, arthropods including about 6,75,000 species. सबसे ज्यादा नंबर इंसेक्ट्स में कौन शो कर रहा है? आर्थ्रोपोडास। कितना? इतना। ठीक है। उसके बाद सी वास्प। क्या है? सी वास्प, चिरोनेक्स फ्लेकेरी। क्या नाम लिखा है? चिरोनेक्स फ्लेकेरी। अब ये थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा? ये सिंपल नाम है क्योंकि कॉमन नाम है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, तो हल्का सा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, पर फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो दैट इज जीनस, दैट इज स्पीशीज। क्या नाम है? चिरोनेक्स फ्लेकेरी। चिरोनेक्स फ्लेकेरी बिलोंग टू क्यूबोजिया। क्या किसको बिलोंग कर रहा है? क्यूबोजा। A new, that is fourth class, created from class Scyphozoa of phylum Coelenterata. Strings of this Cubomedusa are quite dangerous and fatal. This animal exists at sea beaches of tropical Australia. देखो ये वाला जो टॉपिक है आपके देखा जाए तो सिलेबस में है भी और नहीं भी। वी हैव डिस्कस पॉरीफेरल सीलियंट्रेटा, पर उसके अंदर सीलियंट्रेटा के अंदर वी हैवंट डिस्कस्ड। हमने एनिमेलिया किंगडम कर लिया था और उसके अंदर सीलियंट्रेटा फाइलम कर लिया था, लेकिन हमने उसकी क्लास ऑर्डर फैमिली नहीं पढ़ी थी बिकॉज दैट इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द सिलेबस ऑफ योर 9th क्लास। तो आपसे समझ लीजिए कि एक चौथी क्लास आती है फाइलम सीलियंट्रेटा में। जब हम क्लासेस पढ़ते हैं भाई, फाइलम एनिमेलिया हो गया, फिर फाइलम क्या आ गया भाई? किंगडम एनिमेलिया हो गया, फिर फाइलम सीलियंट्रेटा आ गया। उस फाइलम के अंदर क्लासेस आ गई। तो क्यूबोजोआ एक फाइलम सीलियंट्रेटा की चौथी क्लास है, एक फाइलम सीलियंट्रेटा की चौथी क्लास है। ठीक है। उसमें ऐसा बोला गया है कि एक ऑर्गेनिज्म आता है क्यूबोमेड्यूसा, एक ऑर्गेनिज्म का नाम आता है क्यूबोमेड्यूसा, जिसमें क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं, ऐसे तीखे कलर के क्या होते हैं? कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, अगर किसी को चुभ जाए, अगर वो स्ट्रिंग किसी को चुभ जाए, ये ऑर्गेनिज्म से टच हो जाए, तो उसके लिए इतने डेंजरस और हानिकारक और फैटल, मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाए जाते हैं, सी बीचेस के आसपास। ये आपके स्पेशल पॉइंट्स से। देखिए डाइवर्सिटी में स्पेशल पॉइंट्स बहुत बनते हैं, बट हायर क्लासेस में उनका सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है क्योंकि आपके 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से इतना ही पढ़ाना बहुत था, और स्पेशल पॉइंट्स दैट आर मोर देन सफिशिएंट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द समरी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी among living organisms from all sources including terrestrial, aquatic and other ecosystem. Biological diversity मतलब ऐसी चीजें आसपास दिखना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोलॉजी की कैटेगरी में आती है, ऐसी चीजें आसपास दिखना जो बायोलॉजी की कैटेगरी में आती है। तो हमने कहा कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हर एरिया में क्या है? वाइड स्प्रेड है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हर एरिया में क्या है? वाइड स्प्रेड है। अब अगर वो वाइड स्प्रेड है तो वो कहां कहां देखे जा सकते हैं? देखो, वो टेरेस्ट्रियल पे देखे जा सकते हैं, धरती पर, वो पानी में देखे जा सकते हैं, एक्वेटिक एंड अदर इकोसिस्टम। अदर इकोसिस्टम मतलब डीप वाटर हो गए, अर्थ क्रस्ट हो गया, कोई डीप लेयर्स ऑफ अर्थ हो गई, कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट में, मतलब वेरियस जो भी हैबिटेट है आपके पास, डाइवर्सिटी उस फॉर्म में आपको क्या हो सकती है? मिल सकती है। देन इंडिया इज वन कंट्री विथ मेगा डाइवर्सिटी, with mega diversity among total 12 countries of planet अर्थ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया इज वन कंट्री विथ मेगा डाइवर्सिटी अमंग टोटल 12 कंट्रीज ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अर्थ के अंदर 12 ऐसे देशों को चुना गया है जिसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी नजर आती है। सबसे ज्यादा तरीके के मोनेरा होंगे, प्रोटिस्टा होंगे, फंजाई होंगे, प्लांट्स होंगे, एनिमेलिया होंगे। ठीक है, तो उन 12 के अंदर क्या होती है? इंडिया भी काउंट होता है, इंडिया भी काउंट होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस इन एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं,
इन्हें एक्सप्लोर करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली किस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर मिला है, एक स्पेसिफिक फंक्शन मिला है और उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बाकी सबसे हटके होगा, वो उसका खुद का होगा, उसका एक क्या होगा, यूनिकनेस होगी। ठीक है, लास्ट, The binomial nomenclature makes for uniform way of identification of vast diversity of lives around us. अब जो मैंने आपको nomenclature पढ़ाया था, एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रही हूं, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको कुछ कुछ करवाए हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कम्स इन योर हायर क्लासेस लाइक 10th 11th and 12th। बाइनोमियल मतलब, बाई मतलब दो, नोमियल मतलब दो नाम होंगे, तो है ना दो नाम, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बींग्स के दो नाम बताए थे, अगर हमने उसका नोमेनक्लेचर किया था, एक साइंटिफिक नेम दिया था ह्यूमन बींग्स का, तो उसके दो नाम थे, जीनस और स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज। अगर हमने मैंगो का नाम दिया था, आम का नाम दिया था, तो हमने कहा था मेंजिफेरा इंडिका। तो नोमेनक्लेचर में इट इज अ काइंड ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं तो उसके दो नाम एग्जिस्ट हो रहे हैं, सिंगल नाम से उसका काम नहीं चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके स्पेशल पॉइंट्स कवर अप हो गए हैं। समरी में आपके अभी और भी पॉइंट्स बाकी हैं, पर आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए 4 टॉपिक्स आपके लिए सफिशिएंट है। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। टिल द स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।